बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिविटी के बारे में। रेडियोएक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हर एक लेवल पे रेडियोएक्टिविटी कोर्स का हिस्सा है। मैट्रिक में है, एफएससी में है एंड हायर लेवल में भी है। नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वेदर ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग खुद को स्टेबल बनना चाहते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान भी हैं तो वो कहता है कि मैं स्टेबल रहूं, एक अच्छी स्टेबल ज़िंदगी गुजार सकूं। तो इसी तरह कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे, होता है कैसे है, क्यों होता है, वो तो रीज़न मैंने बता दिया कि खुद को स्टेबल करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी। इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। रेडियोएक्टिविटी इसलिए भी कहते हैं कि इससे रेडिएशन इमिट होते हैं और वो पार्टिकल्स स्टिल तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक वो पार्टिकल्स या एलिमेंट्स जो भी हैं वो स्टेबल ना हो। अब रेडियोएक्टिविटी के डिफिनीशन करेंगे पहले, और इसके अलावा जो पार्टिकल्स इमिट होते हैं, जो रेडिएशन इमिट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर क्या है। रेडियोएक्टिविटी जो है ये द स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल पार्टिकल्स और गेमा रेज। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स और गेमा रेज हमने क्यों लिखा है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पार्टिकल्स और गेमा रेज बाय अनस्टेबल एटम as their nuclei tend to break apart into other particles. यहाँ तक आई थिंक पार्टिकल और गेमा रेज बाय अनस्टेबल एटम इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस मतलब मुसलसल, कंटिन्यूअसली रिलीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल की रिलीज होता है स्पॉन्टेनियसली, और गेमा रेज या गेमा रेज, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल का वर्ड यूज किया और रेज का, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाय अनस्टेबल एटम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एटम अनस्टेबल होता है तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि स्पॉन्टेनियसली सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज करते हैं या गेमा रेज रिलीज होते हैं। इस कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियोएक्टिविटी। एक एटम है, लेट्स सी, न्यूक्लियस है, ये उसके शेल्स हो गए। तो अब अगर ये एटम अनस्टेबल है तो इससे क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होंगे या गेमा रेज। क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है, खुद को स्टेबल करने के लिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियोएक्टिविटी। और ये जो एलिमेंट्स जिससे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं इसको कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब ये रेडियोएक्टिविटी जो है इसमें एक एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट जो कि अनस्टेबल होता है, और वो खुद को स्टेबल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं या गैमा रेज को। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियोएक्टिविटी, और वो एलिमेंट जिससे ये प्रोसेस होता है इसको कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ पे जो मेनली ऐसे जो रिलीज जो होता है, एट में भी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गेमा रेज। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है कि सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल भी आता है और बीटा पार्टिकल आता है। एंड गेमा रेज, गेमा जो है रेज है, ये कोई पार्टिकल नहीं है,
क्योंकि इट हैव नो मास, और जो है अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स मास हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, हीलियम हम इसे क्यों कहते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सारा मैं स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो ये क्या होता है कि जब इससे जो पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और अदर पार्टिकल्स में, दूसरे पार्टिकल्स पे ये एलिमेंट ये नहीं रहेगा, फिर इससे कोई दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। जाहिर बात है, इसे पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है एटॉमिक मास एंड मास नंबर, तो वो उसी एक आइडेंटिटी होती है, एक एलिमेंट हम उसी के नाम, मतलब अगर ये लेट से नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, तो उससे हमें पहचान एक होता है। तो इसी तरह अगर वो इसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर चेंज हो जाए तो इट विल बी नो मोर दैट पार्टी एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, कोई और एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा, तो जो जब भी एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है न्यूक्लाइड, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए जो रेडिएशन इमिट करते हैं, जो पार्टिकल्स इमिट करते हैं, ये तीन टाइप्स हैं, जैसे मैंने बता दिया। अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, या गेमा रेस हैं। अल्फा पार्टिकल्स को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। और गेमा रेस जो हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं गेमा रेस, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये ज़रूरी नहीं कि तीनों एक साथ हो। कुछ एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होता है, कुछ से बीटा, गामा रेज, या मे बी एट अ टाइम तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इनका नेचर क्या है, जो पार्टिकल्स इमिट होते हैं इसका नेचर कौन सा है, किस टाइप के नेचर है, इसका नेचर हम स्टडी करेंगे। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है, नेचर ऑफ इमिशन। नेचर ऑफ इमिशन इसलिए कि इमिशन में हमारे पास अल्फा पार्टिकल भी है, बीटा या गामा रेज। अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए कहते हैं कि इसका जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई, इसलिए इससे हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल जो है इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दैट इज इक्वल टू द हीलियम एलिमेंट, सो इसलिए हम इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दैट इज मीन मास नंबर, तो इस वजह से ये 4 है, और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अच्छा, ये जब न्यूक्लियस से इमिट होते हैं तो कब ये इसका इमिशन कब होता है? ये तब होता है, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं, रिलीज होते हैं। तो अल्फा कब रिलीज होता है? अल्फा तब रिलीज होता है जब रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन न्यूक्लियस में बहुत लो हो, कम लेवल पे हो। रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ये जब लो लेवल पे हो, मतलब ये लेवल रेशियो कम हो, तो तब जो पार्टिकल्स इमिट होते हैं दैट इज अल्फा पार्टिकल्स, मीन्स के हीलियम न्यूक्लियाई। तो फिर वो एलिमेंट होते हैं, इस वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, और खुद को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स यूजुअली जो लार्ज एटम होते हैं उनसे रिलीज होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, तो इस वजह से स्मॉल एलिमेंट में बहुत कम ये रिलीज होता है अल्फा पार्टिकल का। उसमें यूजुअली बीटा पार्टिकल्स होते हैं या गामा रेज होते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा है
अच्छा, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि अल्फा पार्टिकल अगर एक एटम से रिलीज होता है तो उसका रिएक्शन फिर किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक एलिमेंट है जो कि नॉर्मल हम सिंबल ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सिंबल जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम z लिखते हैं, यहाँ पे a लिखते हैं। z और a का मतलब क्या है? a है मास नंबर जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और z जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इसको हम कहते हैं ये मास नंबर है, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर भी उसको कहते हैं। लेट्स से ये एक अनस्टेबल एटम है। अब ये खुद को स्टेबल करने के लिए जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो लो लेवल हो तो इस दौरान अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा। जब अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो जो डॉटर एलिमेंट होगा, लेट्स से वाई है, वाई मीन कोई भी एक एलिमेंट है, तो इसका जो z है ये हो जाएगा z-2, यानी 2 कम हो जाएगा, 2 नंबर्स बाय 2 नंबर्स कम हो जाएगा। इस तरह a क्या हो जाएगा? a-4 हो जाएगा, यानी इससे 4 मास नंबर इसका डिक्रीज हो जाएगा और 2 जो है इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। तो नॉर्मली लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अगर हम देख लें, रिएक्शन तो बैलेंस होना चाहिए। तो जो पार्टिकल इमिट होगा दैट इज अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल का क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, तो -4 + 4 वो कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास बन जाता है। प्लस एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, या इधर आप क्यों भी लिख सकते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग ई लिखते हैं, कुछ क्यों लिखते हैं। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, इस टाइप का होता है। कोई भी एलिमेंट हो, x की जगह लेट से एक एलिमेंट है तो उसका जो मास नंबर है वो डिक्रीज होगा बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा बाय 2। तो और इस दौरान जो है अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होगा। तो इसको अल्फा पार्टिकल्स को आप हीलियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। ओके, द सेकंड वन इज कि बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है कब होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। बीटा पार्टिकल सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाता है। बीटा पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन होता है। जब न्यू मतलब रेडिएशन इमिट होते हैं तो सॉरी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स जो है या तो एट में बी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ, इस पे नेगेटिव। पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन का। और अच्छा, इसका इमिशन कब होता है, कब? ये जिस तरह मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल तो तब होता है जब रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन लो। अब बीटा पार्टिकल्स कब इमिट होता है? बीटा पार्टिकल्स इमिट होता है जब रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एंड द न्यूक्लियस इज टू हाई। उसके अपोजिट है रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज टू हाई। वहां पे हम कहते थे टू लो, वो ज़्यादातर हायर एलिमेंट्स में होता था, और यहाँ पे ये लो एलिमेंट यानी स्मॉल एलिमेंट में होगा। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जाहिर बात है जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कम हो, सॉरी ज़्यादा हो, तो न्यूक्लियस भी हाई होगा, न्यूक्लियस जो है टू हाई होगा। तो इस केस में एक्सिस ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, अभी जो एक्सेस ज्यादा न्यूट्रॉन है ये क्या होगा? ये ट्रांसफॉर्म होगा किस चीज में? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस केस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब जब ये ट्रांसफॉर्म हो गया तो जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस में स्टे कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट हो जाएगा यहाँ से एनर्जेटिकली विद एनर्जी। मतलब न्यूट्रॉन
जो है तो न्यूक्लियस में होता है। अब जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो ये रेशियो जब ज़्यादा हो, तो रेशियो ज़्यादा है, एटम अनस्टेबल है। अब खुद को स्टेबल करने के लिए क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन है, जो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब प्रोटॉन तो जाहिर बात है न्यूक्लियस में ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते नहीं है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जेटिकली एजेक्ट हो जाएगा। तो जब ये एजेक्ट होता है एनर्जेटिकली और न्यूट्रॉन एटसेल्फ जो है वो अनस्टेबल होता है, तो इसी तरह एवरेज टाइम जो है न्यूट्रॉन का वो तकरीबन 12 मिनट्स है। 12 मिनट्स में ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वैसे अगर आप यूजुअली देखा जाए तो ये बनता ही इसी से है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में, इसका मास नंबर इसलिए ये जीरो भी है, मतलब इसका चार्ज जीरो इसलिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करते हैं, ये न्यूट्रल एटम बन जाता है। तो ये दोनों इसी से बने होते हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली डिके होते हैं फ्री प्रोटॉन्स का, ये ऑब्जर्व नहीं करता कि प्रोटॉन, इसलिए कि वो प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल कंसीडर होता है, और न्यूट्रॉन जो है विद प्रोटॉन स्टेबल बन जाता है। इसी तरह जब पार्टिकल्स जो है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जेटिकली इजेक्ट हो जाएगा, तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसके भी अगर आप जनरल इक्वेशन देख लें, लेट से एक एलिमेंट है, अगेन उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा Z एंड A, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया। अच्छा, जब ये इमेट होगा बीटा पार्टिकल्स, तो ये पेरेंट एलिमेंट है और जो डॉटर एलिमेंट है यहाँ पे Z और A। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्या नाम है इसमें, मास नंबर में, लेकिन चार्ज में चेंज आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस बीटा पार्टिकल ये 0 होगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो इस दौरान पॉजिटिव है ये, तो इसका मतलब ये पॉजिट्रॉन है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्यों या ई लिखते हो, वटेवर जो लिख लिखते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, मतलब ये तो प्रोटॉन, सॉरी पॉजिट्रॉन रिलीज हो गया, इस तरह ये बीटा पार्टिकल रिलीज के दो जनरल इक्वेशन होते हैं, या ये जो मैंने पहला वाला लिख लिया, या ऐसे भी हो सकता है कि जो डॉटर एलिमेंट है यहाँ पे Z+1 हो जाएगा, यहाँ पे A में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होते हैं, एटॉमिक नंबर में होते हैं, ये तो मास नंबर है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो गए, तो रिलीज तो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इसलिए ए में कोई चेंज नहीं आएगा। ए में चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर में होता है, तो जेड से इधर चेंजेस आएगा, मास नंबर में तो नहीं है। तो यहाँ पे +1 होगा, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और यहाँ पे हो जाएगा बीटा -1, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, और ये 0 प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके एग्जाम्पल भी हैं, लेट से फॉर एग्जाम्पल आयोडीन है, उसका उससे अगर कोई फॉर एग्जांपल उसका है एटॉमिक नंबर है 53 और मास नंबर है 131, तो इससे अगर बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, तो वो लेट्स मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये 53 से बन जाएगा 54, और यहाँ पे 131 ये आप सेम रहेगा, प्लस बीटा पार्टिकल, तो अगर ये 54 है तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे 0 एंड प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह इसका जनरल इक्वेशन हो गया। एंड थर्ड वन जो है दैट इज गामा रेज। अच्छा, गामा रेज कब इमेट होते हैं, गामा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये न्यूक्लियस से इमेट होते हैं, और गामा रेज तब भी इमेट होते हैं जब न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एटम जो है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। बाकी दो में तो हमने कहा कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि रिलीज व्हेन
the nuclear atom has too much energy. When the nucleus of radioactive atom has too much एनर्जी, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो तब, क्योंकि एल्फा पार्टिकल से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, वो एनर्जी गैमा रेज फॉर्म में जो है रिलीज हो जाएगा, तो एटम स्टेबल बन जाएगा। अब गैमा रेज जो है अगर एक पार्टिकल से एक एलिमेंट से रिलीज होता है, तो ये एक्स है, लेट से ये जेड है, ये ए है, इसके ऊपर हम एक स्टेरिक लगाते हैं। स्टेरिक मतलब होता है कि ये एक्साइटेड स्टेट, बहुत इसके हाई एनर्जी हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो इससे जब रिलीज़ हो जाता है तो ये वाया हो जाएगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आ जाता है, बस सिर्फ वो एक्साइटेड स्टेट में था और इस दौरान जो है एनर्जी रिलीज़ हो गई, गैमा रेज फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब जो इसके अलावा इसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी इन पार्टिकल्स की क्या है, इसके अलावा पेंट्रेशन एबिलिटी क्या है, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। वैसे तो टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा डीके जब होता है तो फिर इसका एग्जांपल मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, एग्जांपल आप न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में टॉपिक में है, तो आई थिंक उसकी नीड नहीं है, मैं जनरल एग्जांपल लास्ट में एक बता दूंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे आयोनाइजिंग एबिलिटी ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। सबसे पहले आयोनाइजेशन आप सबको होप सो के क्लियर होगा। आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक मैटर अगर है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं बाय रिलीजिंग या गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहता है आयोनाइजेशन। अब वो फिनोमेना जिसमें रेडिएशन एक मैटर को स्प्लिट करता है, क्योंकि हमने कहा कि रेडियोएक्टिविटी जो है रेडिएशन इमिट होते हैं, तो ये जो रेडिएशन है ये स्प्लिट करते हैं किस चीज को, मैटर N2 आयंस, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। तो ये तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो है अल्फा, बीटा एंड गैमा, इनके डिफरेंट आयोनाइजिंग एबिलिटीज हैं। एयर में अल्फा पार्टिकल जो है ये आयोनाइज ज़्यादा स्ट्रांगली क्यों होता है, मैं सीरीज में इस तरह लिखता हूँ कि अल्फा जो है ये मोर स्ट्रांगली, क्योंकि इसका मास नंबर बड़ा है, जाहिर बात है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो, मास नंबर बड़ा हो गया तो डेफिनेटली इट्स मीन कि चार्जेस ज़्यादा हैं, तो ये इजीली एंड आयोनाइज करते हैं एक मैटर को, और पावर भी ज़्यादा होगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। और चार्ज क्यों ज़्यादा है कि मास नंबर ज़्यादा है, क्योंकि हम कहते हैं कि 2 and 4। अब इसके अलावा बर्ड्स दूसरा जो है अल्फा पार्टिकल के अलावा बीटा एंड गैमा, तो इन दोनों से अल्फा पार्टिकल के आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है। फिर सेकंड वन जो है बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा का एस कंपेयर टू गैमा ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर है, लेकिन एस कंपेयर टू अल्फा उसका पावर जो है वो कम है। और बीटा गैमा जो है, गैमा रेडिएशन का आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू दीज टूज। अच्छा, उसके अलावा पेंट्रेशन एबिलिटी भी हम पढ़ लेंगे कि इनकी पेंट्रेशन एबिलिटी क्या है। ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा, इनके पेंट्रेशन एबिलिटी का मतलब ये होता है कि लेट से एक मैटर है, एक शीट है, तो इसमें कितना डीपली ये पेंट्रेट होता है, पास होते हैं ये पार्टिकल्स या ये रेडिएशंस, तो इसको कहते हैं पेंट्रेशन एबिलिटी। अच्छा, पेंट्रेशन एबिलिटी में अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे आयनाइजेशन की बरक्स सिस्टम होगा, क्योंकि जो जितना एक बंदा जितना हेवी हो ना, मोटा बंदा हो, तो वो तेज नहीं दौड़ सकता है, वो स्लो दौड़ेगा ना। अब जो स्मॉल हैं, जो स्मार्ट होता है, वो फास्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा उलट हो गया है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एबिलिटी की। पेंट्रेशन एबिलिटी जो है एक मटेरियल में
ये रेडिएशंस या पार्टिकल्स कितना डीपली मूव करते हैं, तो इसको कहते हैं पेंट्रेशन एबिलिटी। तो गैमा रेज जो है हर एक के अपने बीटा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल के डिफरेंट पेंट्रेशन एबिलिटी होती हैं। अगर देखा जाए अल्फा पार्टिकल्स को, तो ये अगर शीट ऑफ पेपर आप रख लें तो उसमें रेंज जस्ट कुछ सेंटीमीटर में ही होगा। लेट्स से एक शीट ऑफ पेपर है, आपके पास पेपर है, तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स जो है ओनली फ्यू सेंटीमीटर, लेकिन बीटा पार्टिकल अगर अगर आप देखें वो कुछ मिलीमीटर में होगा, जैसे कि 1 मीटर तक भी हो सकते हैं। और गेमा रेज जो है वो सेवरल बहुत सेंटीमीटर में वो मूव कर सकते हैं, या इनफाइनाइट रेंज भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा रख लें, क्या कहते हैं, आप अपने हाथ को, हैंड को रख लें, तो अल्फा पार्टिकल इसमें पास नहीं हो जाएंगे, इसका इतना पावर नहीं होता। बीटा पार्टिकल जो हैं ये आप टू समहाउ ये पास हो जाता है, और गेमा रेज जो है ये तो वेरी इजीली पास होते हैं, एंड फिर भी स्टिल इसका पावर ज़्यादा होगा। लेट्स से आगे आपने कंक्रीट वगैरह रखे हैं, कोई दीवार वगैरह, तो अल्फा पार्टिकल तो आपके हाथ से ही आगे मूव ना कर नहीं कर सकते। बीटा पार्टिकल जो है आपके हाथ से तो आगे मूव कर लेंगे, बट आगे कंक्रीट में वो नहीं मूव कर सकते। लेकिन गेमा पार्टिकल, गेमा रेज जो हैं ये वेरी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होते हैं, तो ये आपके हाथ से भी पास हो जाएंगे, एंड कंक्रीट का जो आप कोई ब्लॉक वगैरह रखा हो तो उसमें भी आप टू सम एक्सटेंट मूव कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये पेंट्रेशन एबिलिटी इसको कहते हैं कि वो एक चीज़ में एक मैटर है, कोई भी चीज़ रखा उसमें कितना आगे मूव कर सकते हैं, पास हो सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सिस्टम, वहाँ पे जैसे आयोनाइजेशन में अल्फा सबसे ज़्यादा था, तो यहाँ पे रिवर्स है, गेमा का सबसे ज़्यादा पेंट्रेशन एबिलिटी है, फिर उसके बाद बीटा का है, एंड देन अल्फा पार्टिकल्स। वही जिस तरह मैंने बता दिया ना, एक बच्चा है और एक हाथी जितना मोटा बंदा है, तो वो जो मोटा है वो स्लो मूव करेगा और आगे किसी चीज़ बहुत मुश्किल से पास हो जाएगा। एक लेट से होल वगैरह है तो वो सुराख में इजीली नहीं जा सकता। अब बीटा पार्टिकल जो है ये चलो मेडल है, थोड़ा दरमियानी साइज़ का लड़का है, ये पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी आगे में भी फंस जाएगा। और गेमा जो है ये तो छोटा बच्चा है, जैसे बिल्ली की तरह, तो इजीली निकल सकता है। ओके, तो ये इसके पेंट्रेशन एबिलिटी थे। अब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में भी हम यही कहते हैं, एक्चुअली ये प्रोसेस जो रेडिएक्टिविटी का है, ये वो प्रोसेस फ्यू एलिमेंट्स में होता है, सब में नहीं होता। नॉर्मली वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, जिसमें जो हाई मास नंबर हो, जिसका अभी तक 3000 नॉन ऐसे न्यूक्लियाइड हैं, उसमें तकरीबन 257 स्टेबल है। और जो जिस ट्रांसम्यूटेशन होता है वो पेरेंट्स होते हैं, और सेकंड वन इज डॉटर न्यूक्लियाई, उसको हम कहते हैं। एल पर डीके जब होता है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, बीटा में क्या आते हैं एंड गेमा में क्या आते हैं। ये मेरे ख्याल से टॉपिक लेंथी हो गया। अगर फिर भी आप लोग कहते हैं तो एल्फा पार्टिकल जब इमेट होते हैं, डीके इसका होता है, तो रिएक्शन कैसे होगा? जनरल रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया था कि x होगा एंड y, यहाँ पे z a z-2 a-4 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कोई भी एक एलिमेंट आप ले लें, फॉर एग्जांपल लेट्स सी इन्हीं कोई एक एलिमेंट आप ले लें, ये है मेरे पास एक एग्जांपल है, Hg106 N263। तो इससे अगर इमिशन होगा अल्फा पार्टिकल का, तो जो डॉटर एलिमेंट है आर एफ, ये हैं 104 N259 प्लस हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल आप लिखते हैं तो 104 है, यहाँ पे हो जाएगा 2, ताकि 106 कंजर्वेशन जो है वो भी हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 4 प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हम लिखते हैं क्योंकि यूजुअली तो अल्फा पार्टिकल ही होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यूरेनियम का देख लें, यूरेनियम है 92 238
इससे अगर अल्फा पार्टिकल इमेट होता है तो ये हो जाएगा थोरियम 9234 प्लस हीलियम न्यूक्लियाई यानी अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका अगर आप ग्राफिकली देखा जाए तो एक एटम होता है, लेट्स एक पैराटेट एलिमेंट हो गया ए एंड जेड, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो इससे रिलीज होगा क्या, अल्फा पार्टिकल 2 एंड 4 प्लस सेकंड क्या रिलीज हो जाएगा, डॉटर एलिमेंट, जिससे जेड जो है ये 2 डिसइंटीग्रेट कम हो जाता है और मास नंबर जो है ये 4 कम हो जाता है इसका। तो इस टाइप का ये जनरल मतलब ग्राफ से भी अगर आप देख लें। इसके अलावा बीटा पार्टिकल जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बीटा में ट्रांसम्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। हमारे पास लेट से एग्जांपल में जनरली पहले जनरल इसलिए लेकर करें कि आपके लिए इजी हो अंडरस्टूड में होने में। ये हो जाएगा z-1 या z+1 भी हो सकता है, और ए में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड बीटा पार्टिकल अगर -1 है तो ये +1 होगा, अगर ये +1 है तो ये -1 होगा, ये तो 0 होगा एंड प्लस क्यों सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ओके, अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ पोलोनियम है 84-14। तो इससे अगर कोई डॉटर एलिमेंट जो भी होगा दैट इज लीड है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आने चाहिए। अगर अल्फा पार्टिकल है फिर तो डेफिनेटली इसमें हो गए, अगर लेकिन बीटा पार्टिकल है इस केस में क्या होगा, मैं कोई और दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ। ये तो अल्फा पार्टिकल के लिए है, बीटा पार्टिकल के लिए जो बेस्ट है फॉर एग्जांपल ये है कार्बन 6-14। तो इससे जो रिलीज होता है नाइट्रोजन 7-14 प्लस बीटा पार्टिकल, अब यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इसी तरह गेमा रेज में क्या होता है कि गेमा में एलिमेंट वही का वही रहता है, जैसे ये है रेडियम। रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88 और मास नंबर है 226। तो इस पे हम यहाँ पे लिखते हैं एक स्टेरिक लगाते हैं, ताकि इसका मतलब ये अनस्टेबल है। अब ये स्टेबल करने के लिए क्या होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो भी यही रेडियम होगा, लेकिन वो जो ज़्यादा एनर्जी इसके पास थी वो क्या हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज रिलीज हो जाएगी। दैट्स इट इज़ ऑल अबाउट रेडियोएक्टिविटी। इसका यूनिट जो है बेकरल है, क्योंकि हेनरी बेकरल ने इसको डिराइव किया था, या क्यूरी भी क्यूरी या बेकरल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।